गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण और उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मोनेरा की। तो आपको मैंने बताया था कि आर.एच. व्हिटेकर ने सभी सजीवों को 5 जगत में बांटा है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये जो क्रम होता है वो निश्चित होता है, इसमें हम क्रमों को आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो क्रम हमने डिसाइड किया है ये किया है सरल से जटिल की ओर। आप ध्यान रखना, आप जब भी इस क्रम को याद करेंगे तो यही क्रम होना चाहिए: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इस चैप्टर में हम जो डिटेल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोनेरा और प्रोटिस्टा की और फंजाई की, 3 की हम लोग। तो मोनेरा का मीन्स क्या होता है? इस जगत में ऐसे सजीवों को शामिल किया गया है जिनका शरीर एक कोशिका से तो बना होता है और उनका कोशिका का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। अब मैंने आपको कल बताया था कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्राचीन कोशिका। प्राचीन का मतलब होता है कि इनमें कोई भी केंद्रक या फिर कोशिकांग वो झिल्ली रहित होते हैं। मैं आपको ये पहले बता दूंगा, आपको डिटेल बता दूंगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। पर अभी आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले बनने वाली कोशिका कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक है और ये सबसे सरल कोशिका होती है। ठीक है, इसमें हमने शामिल किया है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सजीवों को शामिल किया है और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आता है किसका? जीवाणु का। वैसे मैंने आपको बताया जीवाणु भी आते हैं, वायरस भी आते हैं और माइकोप्लाज्मा भी आते हैं। हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे इसमें मोनेरा किसकी? जीवाणु, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो मैंने आपको कल बता दिया था बैक्टीरिया का आकार के आधार पे उनके नामकरण भी करवाए थे, ये सब काम करवाया था, लेकिन मैं वो सब बता चुका हूँ। आज मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ इसको। जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे सरल जीवाणु उनको बोलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया, जो सबसे सरलतम होते हैं। और दूसरे होते हैं जो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम यू बैक्टीरिया, जिनको हम सामान्य बैक्टीरिया भी कहते हैं। जब भी हम बात करते हैं हमेशा यू बैक्टीरिया की, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु, ठीक है ना। अब तीसरा होता है यहाँ पे कौन सा? साइनो बैक्टीरिया। आपकी बुक में केवल ये 2 ही दे रखे हैं। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया आपकी बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन आप पढ़ लेंगे यहाँ पे कि 3 प्रकार के जीवाणु होते हैं सरल से जटिल के क्रम में। सबसे पहले ये बना, फिर ये बना, उसके बाद में ये बना। तो मैंने आपको बताया था कि आर्की बैक्टीरिया होते क्या है, ये कल मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी थी, लेकिन वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ। आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है सबसे सरल जीवाणु जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जो प्रतिकूल हो। प्रतिकूल का मतलब कैसी? उच्च लवणता। उच्च लवणता में पाए जाने वाले जीवाणु, जहाँ लवण कैसे हो, सॉल्ट कैसे हो, बहुत ज़्यादा हो, उच्च लवणता में पाए जाने वाले जीवाणु को हम कहते हैं हैलोफी जीवाणु। जहाँ कोई जीवित नहीं रह सकता, ठीक है ना, वहाँ पे कौन जीवित रह सकता है? आर्की बैक्टीरिया, और उनको क्या कहते हैं? हैलोफी, ठीक है ना। तो हैलोफी किसे कहेंगे? ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो उच्च लवणता में पाए जाते हों, क्या कहलाते हैं? हैलोफी जीवाणु कहलाते हैं, ठीक है। नंबर 2, उच्च ताप पर। अब जो उच्च ताप पर जीवाणु होते हैं उनको कहते हैं हम थर्मो
एसिडोफिल्स, ठीक है ना। ऐसे जीवाणु जो उच्च ताप पर पाए जाते हों, ऐसे जीवाणु जो उच्च ताप पर पाए जाते हों क्या कहलाते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के तापमान में भी क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, ठीक है। और एक होते हैं पशु, जो होते हैं पशुओं की आमाशय, पशु का जो एक आमाशय भाग होता है, आमाशय में छोटा सा कक्षक होता है, कक्ष होता है, जिसको बोलते हैं, चैम्बर को बोलते हैं हम रूमेन, वहां पर भी पाए जाते हैं और इनको कहते हैं हम मीथेनोजेंस जीवाणु। और ये जीवाणु क्या करते हैं? ये पशुओं की आहार नाल के आमाशय के भाग होता है, रूमेन में पाया जाता है, जिसको कहते हैं मीथेनोजेंस जीवाणु। ये क्या करते हैं? पशुओं के भोजन में जो सेलुलोज होता है, इसका क्या करते हैं? ये अर्ध पाचन करते हैं और क्या बनाते हैं? मेथेन गैस बनाते हैं। इसीलिए पशुओं का जो गोबर होता है वो आसानी से जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि पशुओं के गोबर में मेथेन गैस होती है, जो किसके पाचन से होता है? मेथेनोजेंस सेलुलोज के पाचन से होता है। कौन करता है? मेथेनोजेंस जीवाणु करते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के जीवाणु होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जहाँ पर कोई अन्य जीवाणु जीवित नहीं रह सकता है, वहाँ पर कौन जीवित रहता है? आर्कियो बैक्टीरिया रहते हैं। और इसके कितने प्रकार हो गए? 3। हैलोफी मीन्स ऐसे जीवाणु जो कहाँ पाए जाते हैं? उच्च लवणता में। थर्मोएसिडोफिल्स ऐसे जीवाणु जो कहाँ पाए जाते हैं? उच्च ताप पर। ऐसे जीवाणु जो कहाँ पाए जाते हैं? मेथेनोजेंस जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? पशुओं के आमाशय के रूमेन भाग में पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं? सेलुलोज का अर्धपाचन करते हैं, जिससे कि मेथेन गैस बनती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे सरल जीवाणु कौन सा हो गया? आर्की बैक्टीरिया। ये मैंने कल तक बता दिया था। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया। नंबर 2, यू बैक्टीरिया। तो इनको हम बोलते हैं सामान्य जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? सामान्य जीवाणु। सामान्य जीवाणु का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो हम जीवाणु, जो हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं कॉमन सा 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, किसी भी क्लास में हम जो पढ़ते हैं, वो हम इन्हीं जीवाणुओं के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सामान्य जो जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं? तो देखिए इनकी एक सामान्य संरचना होती है। जैसे मैं यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ। सामान्य जीवाणु की संरचना आगे डिटेल में भी आएगी। 8th चैप्टर, 8वां जो चैप्टर आएगा उसमें जीवाणु की संरचना आएगी। उसी में हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, उसी में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो एक सामान्य जीवाणु का मैं चित्र बना रहा हूँ, कैसा होता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक जीवाणु जो होता है उसके चारों तरफ 3 आवरण पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बीच वाला होता है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन। ध्यान रखना जीवाणु जो है उनकी मध्य 3 स्तर होते हैं, जिसमें मध्य स्तर का नाम होता है कोशिका भित्ति, जो दृढ़ होती है, कठोर होती है। और ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ठीक है ना। और इसी के बाहर की तरफ यहाँ पर इस कोशिका भित्ति के चारों ओर
श्लेष्मा की एक मोटी परत पाई जाती है। श्लेष्मा की मोटी परत पाई जाती है और इस श्लेष्मा की परत को कहते हैं स्लाइम परत। स्लाइम का मतलब हो गया श्लेष्मा, और इसी को हम बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं संपुट, और अंग्रेजी बोलते हैं इसको कैप्सूल। तो कुछ दो तरह के जीवाणु होते हैं यहाँ पे, एक तो ऐसे होते हैं जिसपे ये संपुट होता है, और एक ऐसे होते हैं जिसपे संपुट नहीं होता है, ठीक है ना। तो संपुट को बजाय हम यहाँ पे नाम क्या लेंगे इनका, कैप्सूल। तो कैप्सूल जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, श्लेष्मा का, ठीक हो गया ना। तो इसके बाद में देखिए सबसे अंदर की तरफ होती है प्लाज्मा झिल्ली, सबसे अंदर की तरफ होती है प्लाज्मा झिल्ली। इसको आप लिख लीजिए प्लाज्मा, और ये बनी होती प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीवाणु है कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है ऐसी कोशिका जिसमें कम विकसित केंद्रक पाया जाता है। कम विकसित केंद्रक का मतलब, केंद्रक जो होता है वो केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ होता है कि नहीं होता है, और उसके अंदर क्या भरे होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। परंतु यहाँ पर जीवाणुओं में जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हो, ऐसी कोशिका को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हो, ऐसी कोशिका को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे हम, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जब केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो इसका जो डीएनए होता है, गुणसूत्र वगैरह होते हैं, ये कैसे रहेंगे, नग्न होंगे ना, कोई आवरण तो होगा ही नहीं, क्योंकि केंद्रक झिल्ली तो है ही नहीं। केंद्रक झिल्ली नहीं है तो उसका डीएनए कैसा है, खुला हुआ है। तो जहां पर ये डीएनए मिलता है उस भाग को हम कहते हैं केंद्रकाभ। केंद्रक ना बोल के क्या बोल रहे हैं हम, केंद्रकाभ, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड और जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं हम, केंद्रक और केंद्रकाभ में क्या अंतर होगा। केंद्रक का मतलब जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती हो, केंद्रकाभ का मतलब जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हो, और ऐसे केंद्रक जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता हो, ऐसे केंद्रक को हम क्या कहेंगे, केंद्रकाभ। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस किस नाम से रहता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड कहते हैं इसको। और दूसरी बात सुनिए, इस जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। तो अब एक बात सोचिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो उसको ऊर्जा कौन देगा। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर, क्योंकि ऊर्जा तो चाहिए इसको, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है एक जगह पर अंदर की तरफ कपनुमा संरचना बनाती है। इस तरह से प्लाज्मा झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण कपनुमा संरचना बनाती है, और इस कपनुमा संरचना को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, मीजोसोम। और मीजोसोम किसके रूप में काम करता है यहाँ पे, तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव, क्या होगा, कोशिका द्रव, और इसमें होंगे आरएनए, इसके अलावा इसमें होंगे राइबोसोम,
एक्सेट्रा। ये सारे नाम आएंगे 8वें चैप्टर में। ये जितने भी नाम माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, लाइसोसोम सारे आएंगे। अभी तो केवल आप नाम देख लीजिए क्या कैसी संरचना होती है। तो एक जीवाणु की ये संरचना होती है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे होते हैं मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, पहले आप इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए क्या क्या मैंने आपको इसमें बताया है। आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए सभी, उसके बाद में मैं इसका जो वर्णन है, चित्र का वर्णन नहीं करूँगा, मैं केवल इसमें जो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती वो बताऊंगा मैं आपको। देखिए और क्या विशेषता होती है यू बैक्टीरिया की, जिसको हम कहते हैं सामान्य जीवाणु। सामान्य जीवाणु को क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो देखिए। अगर हम बात करें पोषण की, तो ये दो तरह के होते हैं, ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, विषमपोषी का मीन्स क्या होता है, तो ये आप जानते ही होंगे। स्वपोषी का मतलब होता है कि ये भोजन अपना स्वयं बना सकते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसमें वर्णक होते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की या रसायन संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। मतलब स्वपोषी जो होते हैं ना, ये किससे, या तो किससे भोजन बनाएंगे या फिर किससे बनाएंगे, रसायन से और प्रकाश से क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। रसायन से बना रहे हैं तो रसायन संश्लेषी, प्रकाश से बना रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर रसायन से बना रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम रसायन संश्लेषी, और अगर प्रकाश से बना रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं, ठीक है ना। और विषमपोषी का मतलब हो ही गया कि किसी दूसरे सजीवों से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। अब ये क्या होता है ये भी डिटेल में आएगा आगे, लेकिन अभी मैं आपकी इसकी केवल परिभाषा बता देता हूँ। परिभाषा में क्या होता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का, कहाँ की, वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का, इसमें नाइट्रोजन के आयनों में, नाइट्रोजन के आयनों में, नाइट्रोजन के आयन के मतलब 3 आयन, NO2, NO3 और NH4, इनमें बदलना। नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन के आयनों में, जैसे NO2, NO3, NH4, इसमें बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। समझ में आया। नाइट्रोजन गैस का जो वायुमंडलीय होते हैं, इसका इनके आयनों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और ये कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं। कौन से जीवाणु करते हैं, जैसे राइजोबियम, कौन करेगा, राइजोबियम जीवाणु। और इसके अलावा इसमें दे रखा है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर हो गया अपघटक। अपघटन का कार्य, इनका कार्य हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। और कुछ जीवाणु क्या करते हैं, इसका उदाहरण तो क्या दे दिया मैंने, राइजोबियम।
कुछ जीवाणु कैसे होते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं। अपघटन का कार्य का मतलब समझते हो? अपघटन का मतलब तोड़ना। जैसे कोई मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, मृत शरीर पड़ा हुआ है, तो उसको तोड़ने का काम भी कौन करेगा? जीवाणु करते हैं। जैसे कौन सा उदाहरण, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, तो नाइट्रोबैक्टर जो होता है ना, वो क्या करेगा? नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा? अभी ये अपघटन का कार्य भी करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो जैसे अगर हम पोषण की बात करते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी हो गया, ठीक है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य हो गया कौन सा? यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कौन से? जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के आयंस NO2, NO3, NH4 इनमें बदलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सा जीवाणु हो गया? राइजोबियम जीवाणु। अपघटन का कार्य करते हैं, जैसे किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई ऑर्गेनिक कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ऑर्गेनिक पदार्थ हो सकता है, कोई भी, उसको ही ब्रेक करते हैं, ठीक है। और इस तरह से है। अब कल मैं आपको बताऊंगा इसका कौन सा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट जीवाणु तो हो गया, और साइनोबैक्टीरिया का मैं आपको इसमें है नहीं अभी, तो साइनोबैक्टीरिया भी मैं थोड़ा सा बता के आपको उसके बाद माइकोप्लाज्मा बता देंगे। और माइकोप्लाज्मा के बाद में आ जाएगा कौन सा, मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।